हेलो स्टूडेंट्स, सिविक्स का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, अवर कॉन्स्टिट्यूशन। उस चैप्टर में हमने पहले पार्ट में व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये समझा था। फिर हमने समझा था रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ड्राफ्टिंग कमेटी को समझा था, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्लियर किया था, और प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमने लास्ट वीडियो में समझा था। वहाँ पे हमने क्या क्लियर किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बेसिस क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ये हमने क्लियर किया था। तब हमने उस वीडियो में समझा था कि इंडिया के जो लोग हैं वो सोवर्जन हैं, इंडिया की जो सोसाइटी है वो सोशलिस्ट होनी है, इंडिया जो कंट्री है वो सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, यहाँ पे जस्टिस है। किन बेसिस पे? 3 बेसिस पे, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। फिर हमने समझा था क्या कि जो लिबर्टी है वो किन चीज़ों की है? थॉट्स की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है। इक्वलिटी है, जो इक्वलिटी है तो वो किस चीज़ की है? अपॉर्चुनिटीज़ की है, चांसेस की है। फर्टर्निटी का मतलब क्या था वहाँ पे? फर्टर्निटी का मतलब था कि हम जो लोग हैं, जो डाइवर्स हैं, जो इतने सारे रिलीजियस ग्रुप से अलग अलग हैं, मतलब हम लोग क्या हैं, एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग हैं, फिर भी हमको क्या रहना है? यूनाइट रहना है, एक साथ रहना है, और दूसरों के रिलीजियंस का, उनकी फेथ्स का, उनके बिलीफ्स का क्या रखना है? रिस्पेक्ट करना है। हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से भाईचारे के साथ रहना है। लास्ट में जो उस टॉपिक में रह गया था वो था फेडरलिज्म। एक्चुअली ये क्या होता है? ये फेडरल स्ट्रक्चर होता है। अब ये फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है तो हम इसको पढ़ेंगे। अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच पावर टू गवर्न आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर and the state is called federalism. There are 3 levels of government in India: the central government, the state level and the panchayat level. Power and authorities have been distributed between the center and the states. फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो जो गवर्नमेंट्स हैं उनको अलग अलग करता है। जैसे कोई कंट्री ऐसी होती है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है और छोटी छोटे स्टेट्स के पास क्या नहीं होती? कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती। और जिस कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए वर्क करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए वर्क करती है, उस ये जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है फेडरल स्ट्रक्चर। तो इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर कैसे है? जैसे हमारी स्टेट यूपी है, हम यूपी में रहते हैं, यूपी के लिए पॉलिसीज़ यूपी के चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। यूपी के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना यूपी के चीफ मिनिस्टर का काम है, यूपी के मिनिस्टर्स का काम है। तो हम लोग अपने लेजिस्लेचर में अलग से क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। और सेंट्रल का काम क्या है? पूरी कंट्री को ओवरऑल देखना। अगर स्टेट की गवर्नमेंट को कोई मदद चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है मदद करना। तो फेडरलिज्म क्लियर हो गया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होती है। अब ये तीसरा नाम जो है पंचायत लेवल। पंचायत लेवल जो है इसके पास ज़्यादा अथॉरिटीज़ नहीं होती, लेकिन गाँवों से रिलेटेड जो गवर्नमेंट होती है और गाँवों के छोटे छोटे कामों को संभालने का काम जो करती है वो पंचायत लेवल करती है। लास्ट लाइन जो थी, पावर एंड अथॉरिटीज़ हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स। जो पावर और अथॉरिटीज़ हैं वो किन के बीच डिवाइडेड हैं? वो सेंट्रल एंड स्टेट्स के बीच डिवाइडेड हैं। मूविंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अम्बेडकर सेड। अम्बेडकर जी जो हमारे क्या हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। ठीक है ना? मेन रोल है जिनका। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। पहली मीटिंग कब? दिसंबर 1947। लास्ट मीटिंग 26 नवंबर 1949। ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ? 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर। ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में, टेस्ट में ओरली पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने दोबारा रिपीट कर दी है। ठीक है ना? अब क्लियर हो गया। और आप लोगों को एक बात मैंने बार बार समझाई है, कई बार ऐसा होता है
कि एक बार में टॉपिक क्लियर नहीं होता, वीडियो से सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप टीचर से कांटेक्ट करके उन चीज़ों को समझ लें। आप पूछ लिया करिए कि सर ये चीज़ क्या होती है, आप व्हाट्सएप कर लीजिए या कॉल कर लीजिए, तो चीज़ें आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। समझ रहे हैं ना आप? पढ़ाई पे थोड़ा कंसंट्रेट करिए, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, कोशिश करेंगे तो। अब हम एक्चुअली क्या है, हैबिचुअल नहीं है इन चीज़ों के, ना आप हैं ना हम हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पूछ लीजिए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो अम्बेडकर जी ने कहा था वो क्या कहा था, बोथ द यूनियन एंड द स्टेट आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारे स्टेट्स की गवर्नमेंट है, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई हैं। बोथ ड्राइव देयर रिस्पेक्ट अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मिली हैं, अथॉरिटीज़ मिली हुई हैं। द वन इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू द अदर इन इट्स ऑन फील्ड। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेबल नहीं है। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट में कोई लॉ लाना चाहती है, कोई बिल लाना चाहती है, टैक्सेस इंक्रीज करना चाहती है, टैक्सेस कम करना चाहती है, बिल्स कम करना चाहती है, अमेंडमेंट करना चाहती है, तो वो फ्री है। और स्टेट अगर कोई चीज़ करती है और सेंट्रल कोई चीज़ करती है और स्टेट को लगता है कि हम इससे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानना पड़े। इसका एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे अभी हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो वाले कार्ड बनवाए थे जिनमें क्या था, अगर कोई बीमार होता है तो वो उसको 2 से 2.5 लाख रुपए तक का क्या होता है, इलाज मिल जाता है ना। ये याद आया, हम लोगों ने टीवी पे खूब देखा था। अब उस कार्ड का नाम हमको याद नहीं आ रहा, तो लेकिन हमने टीवी पे खूब देखा है, खूब उसकी बातें हुई हैं। तो वो कार्ड सबके बन गए। सबके कैसे बन गए? जिनके पास पावर्स थी, जिनके पास पैसा था, जिनकी थोड़े से टच में लोग थे, उन्होंने बनवा लिए, और गरीब आदमी का नहीं बन पाया क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं। तो जिनके लिए वो स्कीम आई थी उनको वो चीज़ नहीं मिली, लेकिन फिर भी स्कीम अच्छी थी। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पास किया है तो स्टेट्स भी इसको फॉलो करेंगे, तो बाकी स्टेट्स में भी ये फॉलो हुआ और स्टेट्स में भी वैसा ही लॉ आया कि कोई अगर बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट खर्चा करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जैसे कोई गरीब आदमी है, उसको छोटी सी बीमारी है, 2-4-5 हज़ार रुपये का इलाज होना है, तो जो डॉक्टर्स होते थे वो 2-4-5 हज़ार रुपये के इलाज में उस कार्ड का यूज़ नहीं करते थे। कह देते हैं कि क्या करेंगे, ये कार्ड तो बड़ी बीमारी के लिए है, मतलब जब आपका 1-1.5 लाख 50 हज़ार रुपये का बिल आए तब ये कार्ड लगेगा। तो वो अब सब लोग तो बीमार नहीं हो सकते कि इतनी बड़ी बड़ी बीमार हो जाएं। तो बात समझ में आई? वो क्या होगा, वो जो कार्ड है, वो जो पॉलिसी बनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो बहुत कम लोग यूज़ कर पाएंगे या फिर बहुत क्रिटिकल बीमारीज हों तभी यूज़ कर पाएंगे। अब दिल्ली ने वो जो स्कीम है, वो जो पॉलिसी है, उसको अडॉप्ट नहीं किया। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने उसको अडॉप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उससे भी बेटर एक पॉलिसी लाए। उन्होंने क्या पॉलिसी लाई थी? उन्होंने ये पॉलिसी लाई थी कि दिल्ली का कोई भी इंसान, उसे चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे छोटी बीमारी हो, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराए, ठीक है ना। और उसके इलाज का जो भी बिल आएगा वो कौन भरेगा? दिल्ली गवर्नमेंट भरेगी। और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल फुल चल रहे हैं, वहाँ पे क्या है, जगह नहीं है, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक कागज़ में लिखवा ले कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जगह नहीं है। उसके बाद वो कहाँ, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा ले, और प्राइवेट हॉस्पिटल का जो भी बिलिंग होगा वो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब दिल्ली की गवर्नमेंट भरेगी। तो ये पॉलिसी उस पॉलिसी से ज़्यादा बेटर लगी, और इसलिए उन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट नहीं किया, अपनी पॉलिसी चलाई। तो इस तरह से जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, स्टेट्स को और सेंट्रल को अलग अलग अथॉरिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। अगर स्टेट चाहता है कि सेंट्रल की जो पॉलिसीज़ हैं उसको अडॉप्ट ना करे तो वो फ्री है उन बेसिस पर। द अथॉरिटी ऑफ द वन
इज कोऑर्डिनेट विद दैट ऑफ द अदर, और जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ चलनी है। दोनों गवर्नमेंट्स को क्या है, कोऑर्डिनेशंस के साथ काम करना है। आगे हम पढ़ेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड क्लियर कट प्रोविज़न फॉर द सब्जेक्ट ऑन विच द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉ। दे कम अंडर डिफरेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आर कॉल्ड द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्कॉर्ड लिस्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत ही क्लियर कट प्रोविजंस बनाए हुए हैं उन बेसिस पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सी चीज़ें संभालनी है, स्टेट गवर्नमेंट को कौन सी चीज़ें संभालनी है, और कॉन्कॉर्ड लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें रहनी है, मतलब इंडिपेंडेंट या अलग टाइप से, जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होंगी ना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होंगी। तो इन लिस्टों को क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, अलग अलग डिवाइड किया। बात समझिए, जैसे ड्यूटीज़ हैं गवर्नमेंट की, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं तो कौन सी ड्यूटी यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है, ये ड्यूटीज़ किन लिस्टों में है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में। मान लीजिए जैसे NH है, नेशनल हाईवे, तो ये किसकी अथॉरिटी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है ना। जैसे अब आप समझिए एक और चीज़ को, जैसे कोई पॉलिसी है, मान लीजिए कहीं फ्लूड आ जाता है, ठीक है ना, तो पहले तो स्टेट संभालेगा, और जब स्टेट से नहीं संभाली जा रही हैं या पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, ज़रूरत है स्टेट को संभालने के लिए, तो क्या करेगा, सेंट्रल से वो मदद मांगेगा और सेंट्रल को मदद देना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए अगर स्टेट में कोई अदर गवर्नमेंट है और सेंट्रल में अदर गवर्नमेंट है, तो दोनों के बीच में चिड़ी रहेगी, दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं, तब वो मदद नहीं करेंगे एक दूसरे की, और जब मदद नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होगा, सिटीजन्स का, जो सरवाइव कर रहे हैं फ्लूड में, जिनका घर डूब गया या उनका अनाज गल्ला सब डूब गया, तो वो तो प्रॉब्लम में रह जाएंगे और गवर्नमेंट अपने लड़ने में लगी रहेगी। तो इसीलिए ये यूनियन और स्टेट लिस्ट बनाई गई कि क्या हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, गवर्नमेंट्स अलग अलग भी हों तो उन्हें अपनी अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी पड़े। बात समझ में आ गई। अब जैसे इस लिस्ट को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, तो गवर्नमेंट खूब भैया अलग अलग बनी रहे, लेकिन फ्लूड की कंडीशन में जब स्टेट कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको मदद के लिए आगे आना ही पड़ेगा। ओके, तो आगे समझेंगे, सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर, वॉर एंड पीस आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। जो देश से रिलेटेड मामले हैं, ठीक है ना, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस सुरक्षा, वॉर एंड पीस दूसरे देशों से वॉर करना है या शांति से संबंध बना के रखने हैं, ये सब यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हैं। एंड सब्जेक्ट लाइक पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, लैंड ETC आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। और जो पुलिस को संभालना है, पुलिस कैसे काम करेगी, लोकल गवर्नमेंट मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुआ या पंचायत हुई, ये कैसे काम करेंगी, ज़मीनों पे कैसा टैक्स होगा, ठीक है ना, किसानों की मान लीजिए अगर ड्रॉट की कंडीशन है तो कैसे हेल्प करनी है, ये सब क्या है स्टेट लिस्ट में है, मतलब ये सब ड्यूटीज़ स्टेट गवर्नमेंट की हैं। अब यहाँ एक चीज़ को हम और समझेंगे, जैसे पेट्रोल होता है तो पेट्रोल पे दो तरह से टैक्स लगते हैं, एक यूनियन टैक्स लगता है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, और एक स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है। कंपैरिजन अगर करें तो स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल पे या पेट्रोलियम पे ज़्यादा टैक्स लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। इसीलिए हम क्या देखते हैं, अलग अलग स्टेट में पेट्रोल के प्राइस अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यूपी गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगा रही है तो यूपी में पेट्रोल ज़्यादा महंगा बिकेगा, ठीक है ना, और दिल्ली की गवर्नमेंट अगर कम लगा रही है तो दिल्ली में पेट्रोल यूपी के कंपैरिजन में सस्ता होगा। मान लीजिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट बिल्कुल भी टैक्स नहीं ले रही है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल टैक्स नहीं ले रही, तो सबसे ज़्यादा सस्ता कहाँ होगा पेट्रोल? तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि वहाँ पेट्रोलियम पे केवल एक ही टैक्स लग रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, इसके अलावा कोई टैक्स ही लग रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, हमें अलग अलग स्टेट में पेट्रोल के प्राइस अलग अलग दिखते हैं। आगे देखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफाई
where each tier of government can get money from for the work that is done. Provision have also been made in the Constitution for giving assistance to state in the form of grants and loan. कोई काम कराना है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो कहाँ से पैसा उसके पास आएगा? तो वो टैक्सेस लेगी, वहाँ से पैसा आएगा, वही उनका रेवेन्यू होता है। और मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है जितने का वो प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिए गए। कौन से प्रोविज़न? कि वो स्टेट्स जो हैं वो सेंट्रल से पैसा ले सकें और सेंट्रल उनको पैसा दे। तो इतना हमारा क्लियर हो गया है। आगे हमको देखना है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? तो देखना, आपको याद है कि इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी। कैसी डेमोक्रेसी? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? तो भाई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? मतलब जो सिटीजन्स हैं वो क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं? वोट देते हैं, वोट देके उन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और वही लोग हमारी, मतलब क्या है, जैसे हमने जिसको जिताया वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, कोई टीचर टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं कर रहा या आपको ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है, तो पूरी क्लास तो नहीं जाती प्रिंसिपल ऑफिस में, कुछ 2-3 बच्चे जाते हैं ना। तो वो 2-3 बच्चे क्या होते हैं? वो 2-3 बच्चे पूरी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो वैसे ही जिसको हमने इलेक्शन में जिताया है वो क्या है हमारा? वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है और वो हमारे बिहाफ में वहाँ बोलता है। तो हर तरह की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जहाँ से क्या करते हैं लोग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजते हैं और वो क्या बनते हैं? उनको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट के मेंबर। तो पार्लियामेंट में जितने भी लोग होते हैं, ठीक है ना, जो लार्ज नंबर में होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब पार्लियामेंट मतलब सांसद, जो कहाँ पे है? दिल्ली में संसद भवन। और संसद भवन के 2 हाउसेज हैं, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर हाउस जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है और वहाँ के जो लीडर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा वोट देकर इलेक्ट नहीं किए जाते। लेकिन जो लोअर हाउस है वो रिप्रेजेंटेटिव हाउस होता है, वहाँ पर वही लोग जाते हैं जो लोगों के द्वारा चुनाव में इलेक्ट करके पहुँचते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। एक क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है कि टोटल मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट 543। कितने? 543। तो इंडियन जो पार्लियामेंट है उसमें कितने मेंबर हैं? 543। द पार्लियामेंट एक्सरसाइज सुप्रीम एंड सोवरेन पावर। पार्लियामेंट के पास सुप्रीम और सोवरेन पावर्स होती हैं। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये क्या है? जो लोग, जिस पार्टी के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ज़्यादा होते हैं वो क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं। और उस गवर्नमेंट में काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होती है और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे समझिए एक जो पार्टी है उसके 200 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, मतलब 200 लोग जीते, तो 200 लोग तो गवर्नमेंट में काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उसमें पूरे 200 लोग तो नहीं होंगे, कुछ ही लोग होंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बस क्या होता है? ज़्यादा पावरफुल होता है अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कंपैरिजन में, और उसका हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। कॉन्स्टिट्यूट्स द रियल एग्जीक्यूटिव, और प्राइम मिनिस्टर ही रियल एग्जीक्यूटिव होता है। मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू amend any provision of the constitution except the basic structure। अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो डिस्कस करके क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मीनिंग है अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं।
लेकिन कैसा चेंज है, ऐसा नहीं कि हमारे मन में आया और हमने बदल दिया, ठीक है ना, ऐसे नहीं कर सकते। हम जो चेंज करेंगे उसमें पहले देखेंगे कि टोटल जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो हमारी पार्टी के हों चाहे वो दूसरी पार्टी के हों, ठीक है ना, वो क्या हैं, वो सारे लोग जितने भी हैं वो सभी लोग क्या हैं, किसी ना किसी स्टेट के किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब लोगों की आवाज़ वही है। तो ये देखना होता है हमें किसी भी लॉ को चेंज करते हुए कि किन्हीं को किसी को परेशानी तो नहीं है। तो जो अमेंडमेंट हम करते हैं तो उसमें हमें देखना है कि कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम किसी भी मेंबर को तो नहीं है, ये देश के लिए अच्छा है या बुरा है, उस पर डिस्कशन होता है। डिस्कशन होने के बाद जब लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है तब वो अमेंड होता है, मतलब तब वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम अमेंडमेंट करते हैं वो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट मीन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किन लोगों के लिए है कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों को क्या करना है, लोगों के लिए क्या करना है, इन बेसिक चीज़ों को याद रखना है। उन बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते। तो बात क्लियर हो गई। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म वर्क कैसे करती है, मेंबर्स क्या होते हैं, हाउसेस कौन कौन से हैं, लोअर हाउस में मेंबर कितने हैं 543, लोअर हाउस जो बिल्स को चेंज करता है, सॉरी एक्ट्स को चेंज करता है, वो अमेंडमेंट्स होते हैं। अमेंडमेंट्स कौन से और किस चीज़ पर हम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि मन में आया और अमेंडमेंट कर दिया। कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो 104 हो चुके हैं, ठीक है ना। और बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रीएम्बल है हमारा, मतलब कि किन लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या हैं, लोगों की ड्यूटीज़ क्या हैं, सोसाइटी कैसे रहनी है, लोग कैसे रहने हैं, इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए इसको आगे देखिए। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द राइट टू वोट वॉज लिमिटेड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया guarantees universal adult suffrage. In other words, all adult citizens have the right to vote to elect a representative. The adoption of universal adult franchise without any qualification either of sex, property, education or taxation was a bold experiment. The leader of the freedom struggle had immense faith in the capability of common man. It was one of the ideals of the freedom struggle to give power to the common man, to improve their standard of life and comfort. It was also hoped that guaranteeing of voting rights to the all adult citizen would lead to social and economical equality, breaking of the barriers of caste and class. मतलब क्या है, इसको हम पूरा पैरा एक साथ समझेंगे। ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था, सबको वोटिंग के राइट्स नहीं थे। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे वोटर्स को मतलब सारे वोटर्स को राइट नहीं होता है। जैसे मोनार्की होती थी, ठीक है ना, जब राजाओं का शासन होता था तब तो वोट डलते ही नहीं थे। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे सबको क्या थे, वोट देने के राइट नहीं थे। ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे यहाँ इलेक्शन होने लगे थे। इस चीज़ को सुनिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। 1937 में जो इलेक्शन हुए वो लेजिस्लेचर के लिए हुए थे, मतलब जो स्टेट होती हैं हमारी, ठीक है ना, उन स्टेट्स के लिए इलेक्शन हुए थे 1937 में। और दोबारा जो इलेक्शन हुए वो 1946 में हुए, ठीक है ना। और फिर हमारे जो पहले इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुए वो 1952 में हुए, इसको याद रखना है। अब एक नया वर्ड आया यहाँ पे, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। इसका मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ऐसा नहीं था कि जितने लोग हैं सबको वोटिंग राइट्स होते थे, ठीक है। कुछ लोग उन्होंने सिलेक्ट कर लिए थे, उन्हीं को ब्रिटिशर्स ने वोटिंग राइट्स दिए थे, और वही लोग लेजिस्लेचर के लिए वोट देते थे। लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर का मतलब स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, ब्रिटिशर्स हैं। बात समझ में आई। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होते थे। लेकिन फिर क्या है,
जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके जो फादर हैं मोतीलाल नेहरू, उनका आइडिया था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लाएंगे। मतलब जितने भी लोग होंगे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, थर्ड जेंडर मतलब जो लोग शादी ब्याह में आते हैं वैसे, या ट्रेन में आपको मिल जाते हैं, पैसे मांगते हैं, ठीक है ना, बच्चा किसी के यहाँ होता है तब आते हैं, तो उनको भी हमारे यहाँ वोटिंग राइट्स है। तो कोई भी कैसा भी हो, इंडियन सिटीज़न हो, हम सबको क्या देंगे, वोटिंग राइट देंगे। और इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। विदाउट, और इसमें क्या है, ये नहीं है कि कोई क्वालिफिकेशन हो, वो मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। तो हमने बस एक एज रिस्ट्रिक्ट कर रही है, क्या, 18। पहले ये 21 थी एज, उसके बाद कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। मतलब जब भी कोई इंसान 18 की एज क्रॉस कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, एक वोटर बन जाएगा। और सभी लोगों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो एजुकेटेड हो या ना हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है ना, चाहे वो मतलब कहीं पे भी रहता हो, किसी भी स्टेट में रहता हो, उसे क्या है, वोटिंग राइट्स मिलते हैं, चाहे वो टैक्स देता हो या ना देता हो। इन सारे बेसिस को हटा के जो लोग इंडियन सिटीज़न हैं, 18 की एज ओवर कर चुके हैं, उसके ऊपर निकल आए हैं, उन सबको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। और इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। The leaders of the freedom struggle had immense faith in the capability of common man. जो फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर थे उन्होंने पहले ही सोच के रखा था कि सारे लोग जो हैं उन्हें हमें क्या देनी है, पावर देनी है। क्यों? क्योंकि देखना, वोटिंग क्या करनी है, वोटिंग हमें खुद से करनी है। अब मान लीजिए अगर कुछ ही लोगों को हम क्या करेंगे, कुछ ही लोगों को अगर हम वोटिंग राइट्स दे दें तो वो अपने खास लोगों को ही इलेक्शन जिताते रहेंगे, और जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है उनकी कोई बात ही नहीं करेगा, उनकी कोई चिंता ही नहीं करेगा। तो सबको क्या दिया गया, सबको वोटिंग का राइट दिया गया। किस लिए? कि अगर आपने जो गवर्नमेंट चुनी वो आपके लिए काम नहीं कर रही है तो आप अगली बार अपनी गलती को सुधारें और आप अच्छे लोगों को इलेक्शन जिताएं जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझें और सॉल्व करें। इट वॉज वन ऑफ द idol of the freedom struggle to give power to the common man to improve their standard of life and comfortable. It was also hoped and guaranteed of votes right to all adult citizens would lead to social economic equality, breaking of the barriers of the caste and class. समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए सारे लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए, सारे लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए, तो जिनको वोटिंग राइट्स नहीं है उनकी जो कम्युनिटी है उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा पार्लियामेंट में, उनकी चिंता की बात कोई करेगा ही नहीं, तो वो लोग पीछे रह जाएंगे। उनकी फ़िक्र ही ना, उनकी एजुकेशन की फ़िक्र होगी ना, वो भूखे हैं या वो किस लाइफस्टाइल से जी रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी किसी को फ़िक्र ही नहीं होगी। अब आते हैं प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे क्या है, हमने बात की थी कि सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सबको क्या मिलेंगी, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सबको जस्टिस मिलेगा, ठीक है ना, सबको एजुकेशन मिलेगी, लिबर्टी होगी, जहाँ पे लोग जैसा सोचना चाहते हैं सोच सकते हैं। तो हम प्रीएम्बल को फिर फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम रियलिटी में क्या है, रियलिटी में एक कम्युनिटी तो हमारी पीछे छूट गई जिसका रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं पा रहा, और हम प्रीएम्बल में कह रहे हैं कि सबके लिए सब कुछ करेंगे, तो वो देखो गड़बड़ हो रहा है ना। तो इस वजह से क्या किया, इन चीज़ों को सेट किया गया कि सबको वोट देने के राइट्स होंगे, सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। इससे क्या होगा, सारी कम्युनिटी जितनी भी कास्ट हैं, जितने भी रिलीजियस ग्रुप हैं, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में होंगे और सबके लिए सबकी ग्रोथ की बात हो पाएगी। तो जैसे जो एससी और एसटी कम्युनिटी होती है हमारी, तो एससी के लिए जो हमारा क्या है, जो लोअर हाउस है, पार्लियामेंट हाउस है, वहाँ पे 84 सीटें रिजर्व्ड रहती हैं। इसको याद रखना है कि एससी कम्युनिटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड है, 84। मतलब पूरे पार्लियामेंट में कितने मेंबर थे, 543 मेंबर, उसमें से 83 मेंबर्स जो होंगे
वो किस कम्युनिटी के होंगे, एससी कम्युनिटी के होंगे। जिससे क्या होगा कि एससी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होंगे तो उनके लिए अच्छी चीज़ें सोची जाएंगी, उनकी बातें समझी जाएंगी। ऐसे ही जो ट्राइब्स होते हैं जिनके बारे में मैंने बात की थी, उन्हें कहा जाता है एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो 47 होंगे। तो जब ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तो वो ट्राइब की फिगर की बातें करेंगे, ट्राइब के लिए अच्छी बातें करेंगे, अच्छी चीज़ें सोचेंगे और उससे रिलेटेड क्या बनाएंगे, लॉ बनाएंगे जिससे ट्राइब्स को फ़ायदा होगा। तो इस तरह से 84 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है ना, और 47 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। अब जैसे हम कहें वुमेन्स, तो वुमेन्स के लिए पूरे पार्लियामेंट में 33% सीटें रिजर्व्ड हैं। मतलब अगर 100 सीट पार्लियामेंट में है तो 33 सीटों पे वुमेन्स को हर पार्टी को लड़ाना पड़ेगा और 33 सीट्स पे वुमेन्स ही जीत के आएंगी जिससे वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो जैसे कि हम समझ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से लिखा गया, हर चीज़ सोची गई, हर चीज़ अच्छी की गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये इतनी चीज़ें बिगड़ती क्यों हैं, सिस्टम इतना फेलियर क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट फेल हो जाती है उन्हें एग्जीक्यूट करने में, चलाने में, ठीक है ना। जैसे करप्शन क्या होता है, करप्शन हम लोग देखते हैं कि हर जगह करप्शन है, करप्शन ही करप्शन है, सब लोग घूस लेते हैं। तो करप्शन क्या एक कोई चीज़ है, मतलब कहीं टेबल पे रखा दिखता है? नहीं दिखता, रोड पे चलता नहीं दिखता, हमारे दिमाग में ही तो होता है करप्शन कि हमें ज़्यादा पैसा कमाता है तो इस आदमी से ज़्यादा पैसे ले लो, है ना। कोई आदमी काम कराने आया, उससे कह दिया 500 लगेगा तभी काम हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। तो इंसान के दिमाग में करप्शन है, ठीक है ना। और जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया वो आइडिया पे लिखा गया, तो इंसान जब आइडिया को फॉलो करेगा तभी तो चीज़ें अच्छी होंगी, और जब वो फॉलो नहीं करेगा तो भैया बुरा होगा। जैसे आप समझिए, हम लोग जब स्कूल की असेंबली में होते हैं तो रोज़ अच्छे मैसेजेस दिए जाते हैं, ठीक है ना। अभी जब से आप लोग घरों पे हैं तो प्रिंसिपल मैम या टीचर्स स्टोरीज़ आपको भेजती हैं, कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये स्टोरी अच्छी है और हमें अच्छी चीज़ सिखाती है, और कुछ बच्चे उनको नहीं पढ़ते। अब कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी फॉलो नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो अपने दिमाग में उस चीज़ को सेव ही नहीं कर रहे कि ये अच्छी चीज़ है, ये हमें करनी है, ठीक है ना। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका माइंडसेट क्लियर होगा। तो वैसे ही अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे तो माइंडसेट क्लियर होगा और हम अच्छी डेमोक्रेसी, अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छी कंट्री को बना पाएंगे। अब इसमें के बाद जो भी ये टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करके फिनिश कर लेंगे। होप ये वाला टॉपिक आपको सारा क्लियर हो गया हो। बाकी का मैं फिर से एक बार कहूँगा कि बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई भी चीज़ आपकी छूटी है, कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन आपको समझ में नहीं आई है, तो आप टेक्स्ट करके, कमेंट करके, कॉल करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और आपको होमवर्क में जो है वो इस चैप्टर की एक्सरसाइज फाइंड करनी है। ओके, थैंक यू।